हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इसका बेसिकली हम लोग फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, और इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि जेई एग्जाम हुआ या नीट के एग्जाम हुई या एडवांस लेवल के लिए हम लोग इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। फिर लास्ट में हम लोग ई वर्सेस एक्स ग्राफ की बातें करेंगे। तो बेसिकली किस तरह से हम लोग एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस ग्राफ को, एक्स के ग्राफ को हम लोग किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग बातचीत करेंगे। इसमें कुछ वेरिएशंस भी देखेंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूं ग्राफ्स की, तो अगर मैं जेई के लिए बात करूं तो जेई में जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली ग्राफ्स के ऊपर फोकस रहते हैं। वो लोग ये चीज चेक करते हैं, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहते हैं कि बच्चे ग्राफ को कितने अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि किसी टॉपिक को किसी ने कुछ अच्छे तरीके से समझा है, दैट मीन्स उसको वो क्या वो रिप्रेजेंट कर सकता है, क्या वो अपने अंडरस्टैंडिंग को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो ग्राफिकल अप्रोच वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें वेरिएशंस या फिर इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एक्सपेक्ट किए जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से दो चार्ज के बीच में हम लोग कूलम्स लॉ की मदद से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज मैं बात करूं, एक चार्ज मेरे पास Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, और उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज R। तो मैं बोल सकता हूं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दैट मीन्स मैं इस फोर्स की बात कर रहा हूं F21। इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इस फोर्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, दैट वाज गिवन बाय K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर R इज डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2। तो इस तरह से कूलम्स लॉ की मदद से हम लोगों ने दो चार्जेस के बीच में एक फोर्स कैलकुलेट किया। अब ये जो फोर्स है ये डायरेक्ट फोर्स नहीं है, मतलब ये डायरेक्ट कांटेक्ट वाला फोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि Q1 और Q2 कांटेक्ट में है, ठीक है, वो दोनों आपस में फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, बट उनके बीच कुछ फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। उनके बीच कुछ है, कुछ ऐसा चीज है, कुछ तो है ऐसा दया, जिसके वजह से इस दोनों में आपस में कुछ अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने बात किया था ग्रेविटेशन वाले चैप्टर, अगर ध्यान हो तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से सपोज ये मेरे पास धरती माता है, अर्थ, और सपोज एक बॉल को हम लोग हवा से इस तरह से, हवा में इस तरह से छोड़ते हैं, ठीक है। अब ये जो बॉल है, ये हमें पता है कि ये नीचे की तरफ गिरने वाली है। ऐसा नहीं है कि धरती माता की तरफ से एक हाथ निकला और उस बॉल को ग्रैब करके नीचे की तरफ ले आया। डायरेक्ट कोई भी कांटेक्ट नहीं है धरती माता और उस बॉल के बीच में, फिर भी वो बॉल जो है वो धरती माता की तरफ आकर्षित हो रही है, वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो इस चीज में हमने देखा था कि इन दोनों के बीच जो कुछ भी है वो क्या है, वो है एक ग्रेविटेशनल फील्ड। एक फील्ड हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट मीन्स यहां कुछ तो ऐसा है दया, इन दोनों के बीच कुछ तो ऐसा है। इसको हम लोगों ने डिफाइन किया था फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के नाम से हमने डिफाइन किया था, अगर याद हो तो, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो मैं पुराने पाप का किताब नहीं खोलूंगा, अभी ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में मैं बातचीत नहीं करूंगा। मैं समझ सकता हूं कि अभी तक आपके वो दिमाग से जा चुका होगा, फिर भी अगर हम लोग बात करें इन दोनों के बीच में, तो एक किसी तरह का एक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जो अपनी तरफ इस बॉल को, इस वाली बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और इसको हमने नाम दिया था ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड वाला चैप्टर भूल जाओ, बट हम लोग बात किया था हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी के बेसिस पे तो हम लोग हर जगह पे mg लगाते चले गए थे क्लासिकल मैकेनिक्स में, पूरे के पूरे मैकेनिक्स में हमने जी को देखा था। ये क्या था? यही एक अदृश्य फील्ड है। दिस जी इज अ अदृश्य फील्ड, जिसको कि हम लोग देख नहीं सकते हैं, और इसी फील्ड की वजह से फोर्स आ रहा है। अब ठीक उसी तरह से अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि कूलम फोर्स या फिर दो चार्जेस के बीच में जो हम लोगों ने फोर्स डिफाइन किया है, ये वाला जो फोर्स है, ये जो फोर्स है F21 वाला जो फोर्स है, ये फोर्स लगने की जो वजह है, क्योंकि ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप है, दैट मीन्स इसका कुछ ना कुछ एक फील्ड कुछ रहा होगा, जिसकी वजह से ये जो Q1 चार्ज है वो Q2 चार्ज में कुछ फोर्स लगा रहा होगा। अब वो किस तरह का फील्ड है, कैसा फील्ड है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, बट इस तरह के जो फील्ड हैं
इस तरह की जो फील्ड है इसको हमने डिफाइन किया, या फिर हमने नहीं, साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन किया। इस फील्ड को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से डिफाइन किया। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें, तो हम लोग बोल सकते हैं, सपोज मेरे पास एक चार्ज है कैपिटल Q और एक दूसरा चार्ज है स्मॉल q। स्मॉल q को मैं बोलता हूं दिस इज माई टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज के बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, बट अभी के लिए ध्यान रखो कि ऐसा चार्ज जिसको कि हम लोग टेस्टिंग के लिए लेके आए हैं, टेस्टिंग पर्पस के लिए हम लोग लेके आए हैं, और ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, अभी इतना बस ध्यान रखो, ये एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि हम लोग टेस्टिंग पर्पस के लिए रखें। इसके बारे में डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे टेस्ट चार्ज के बारे में। अगर मुझे निकालना हुआ कि इस पॉइंट पे, जो सपोज इसको मैं पॉइंट नंबर 1 बोल देता हूं, दिस इज माय पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज माय पॉइंट नंबर 2, तो पॉइंट नंबर 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ये हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो सपोज इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है ये सपोज r है। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि जो कैपिटल Q है उसकी वजह से जो पॉइंट नंबर 2 है, इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज टेस्ट चार्ज Q अपॉन टेस्ट चार्ज दैट इज Q। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, और क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इस तरह से हम लोग वेक्टर का साइन इस तरह से ऐड कर सकते हैं। फिर से इसको ध्यान से अभी डिटेल में समझते हैं। अगर मैं बात करूं इस Q चार्ज की वजह से, कैपिटल Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स मुझे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जो कैपिटल Q है इस स्मॉल q चार्ज पे फोर्स कितना लगा रहा है। सपोज दिस फोर्स इज F21, दैट मीन्स फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 डिवाइडेड बाई यहां पे कितना चार्ज रखा हुआ है, दैट मीन्स दैट इज टेस्ट चार्ज दैट इज इक्वल टू स्मॉल q। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूं कि F21 की वैल्यू कितनी होगी, तो इस यहां से हम लोग देख सकते हैं दिस वैल्यू विल बी k इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। मैं अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो दिस विल बी द वैल्यू। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, दैट मीन्स F21 डिवाइडेड बाई स्मॉल q दैट इज नथिंग बट k कैपिटल Q बाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई q, और ये q टू q कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स k इंटू q बाई r स्क्वायर दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट नंबर 2। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे पॉइंट नंबर 2 पे डिफाइन करना हो तो मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं। तो अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला वो कैपिटल चार्ज Q की वजह से हमने इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डिफाइन किया। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से देखो कि पॉइंट नंबर 2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके वजह से है, वो कैपिटल Q चार्ज की वजह से है। पॉइंट नंबर 2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैपिटल Q चार्ज की वजह से है, और वो कितना है k इंटू कैपिटल Q बाई r स्क्वायर, जो कि यहां से यहां का डिस्टेंस है। तो दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूं, अगर इस चीज में मैं एक काम करूं, अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जो फोर्स लग रहा है इस टेस्ट चार्ज पे, और ये इस फोर्स में मैं अगर Q की वैल्यू को 1 पुट कर देता हूं, इफ Q दैट इज इक्वल टू 1, तो भी मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा। अगर Q को मैं 1 पुट कर देता हूं तो जो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू की बराबर हो जाएगी इस पॉइंट नंबर 2 पे। फिर से ध्यान से सुनो, अगर मैं Q को 1 पुट कर देता हूं तो जो फोर्स की वैल्यू होगी एट पॉइंट नंबर 2 वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी एट पॉइंट नंबर 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक दूसरे टर्म्स में भी हम लोग डिफाइन करते हैं। सिंपली अगर हम लोग पुट करते हैं 1 कूलम ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है, एट द पॉइंट, किसी पॉइंट पे अगर हम लोग 1 कूलम के टेस्ट चार्ज किसी पॉइंट पे अगर रख दें, उस पे जितना फोर्स लग रहा होगा दैट फोर्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मुझे कहीं पे भी, किसी भी एक स्पेस में मुझे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं एक कूलम का चार्ज उस पॉइंट पे रख दूंगा और उस चार्ज पे नेट फोर्स निकाल दूंगा, तो दैट नेट फोर्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे टर्म्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें वेक्टोरियली, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टोरियली अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना चाहें तो सपोज मेरे पास एक कैपिटल क्यू है, इसकी वजह से मुझे सपोज दिस इज माय पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2, एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और दिस इज माई आर वेक्टर। वेक्टोरियली अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, तो इस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज F21, दैट विल बी इक्वल टू F21 वेक्टर दैट इज इक्वल टू K इंटू Q अपॉन आर वेक्टर का मॉडुलस का क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो इस तरह से हम लोग इसको वेक्टोरियली भी फोर्स को रिप्रेजेंट हमने करना देखा था कि किस तरह से फोर्स को हम लोग वेक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते थे। अब मुझे अगर निकालना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 ड्यू टू चार्ज Q, तो दैट विल बी इक्वल टू, इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहे तो मुझे बस करना है कि F फोर्स यहां पे निकालना है, दैट फोर्स एट चार्ज Q अपॉन Q। अब फोर्स ऑन चार्ज Q जो है दैट इज इक्वल टू K कैपिटल Q बाई कैपिटल R होल, दिस इज मॉडुलस ऑफ R क्यूब इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई Q, और ये इधर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर बात करूं वेक्टर फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं KQ बाई मॉडुलस ऑफ R वेक्टर का क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो इस तरह से हम लोगों ने फोर्स वेक्टर के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर लिया। तो वेक्टोरियली अगर बात करें तो वेक्टोरियली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मुझे मैग्नीट्यूड वाइज देखना है तो इन मैग्नीट्यूड वाइज दैट इज सिंपली एट पॉइंट 2 दैट विल बी इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग बात करेंगे टेस्ट चार्ज के बारे में। तो मैं ये चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बहुत जगह देखा है कि लोगों ने उल्टा पुल्टा इसको बता रखा है। पता नहीं इसके बारे में, इसका डेफिनेशन बताते रहते हैं, इसका कुछ बताते रहते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं, बट सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं मोस्टली मैंने बता रहा हूँ, मोस्टली जो मैंने इधर उधर के सोर्सेस में देखे हैं वो मोस्टली गलत सलत बता रखे हैं। इसका बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में इस चीज को एक्सप्लेन कर रखा है कि ये टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि टेस्ट चार्ज को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसका क्या रोल है, और फिर इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं जो टेस्ट चार्ज है। तो हमने देखा था कि एक सपोज मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, एक क्यू की बात कर रहा हूं, इसको मैं एक सोर्स चार्ज के टर्म्स में डिफाइन कर रहा हूं, दिस इज माय सोर्स चार्ज। इसका मतलब क्या होगा कि सोर्स चार्ज ऐसा चार्ज है जिसकी वजह से हम लोग फील्ड निकालना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो दिस इज माई सोर्स चार्ज, और इसकी वजह से हम लोग देखना चाहते हैं कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो वो हमने देखा था KQ बाई आर स्क्वायर एक पॉइंट चार्ज के लिए। तो ये सोर्स चार्ज हम लोगों ने डिफाइन किया, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोगों को फील्ड देखना है। अच्छा, तो सपोज मैं देखना चाहता हूं इसका फील्ड एट अ डिस्टेंस, सपोज दिस डिस्टेंस R पे इसकी फील्ड देखना चाहता हूं। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, यहां मैं एक टेस्ट चार्ज रखूंगा, लाके मैं एक टेस्ट चार्ज रख दूंगा और मैं देखूंगा कि इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है। टेस्ट चार्ज पे फोर्स दैट इज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, और फिर जो भी फोर्स आएगा उसको मैं Q से डिफाइन कर दूंगा और मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डिफाइन कर दूंगा। वेक्टोरियली करना है तो वेक्टोरियली भी कर लो, ठीक है, जिस फॉर्म में करना है उस फॉर्म में कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आने लग गया, प्रॉब्लम को ध्यान से समझो कि अब हम लोग टेस्ट चार्ज तो लाके रख रहे हैं, बट क्या होगा, ये जो टेस्ट चार्ज हम लोग लेके जब यहां पे रखेंगे उस समय ये जो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगाएगा, सपोज दिस फोर्स इज F, तो उतना ही फोर्स जो टेस्ट चार्ज है वो भी सोर्स चार्ज पे इस तरफ इस डायरेक्शन में लगाएगा। दैट मीन्स ये अपने पोजीशन में स्थिर नहीं रह पाएगा, जो सोर्स चार्ज है वो अपने पोजीशन में स्थिर नहीं रह पाएगा, स्टेशनरी नहीं रह पाएगा, वो मूव कर जाएगा। उसको हम लोगों को कुछ फोर्स देके रोक के रखना पड़ेगा, ठीक है, उस जगह उस फोर्स को रोक के रखना पड़ेगा, तभी हम सपोज पॉइंट नंबर 2 में हम लोग चार्ज जो फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिफिकल्टी है। अब इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो Q है इसको हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि इसका जो फोर्स है वो सोर्स चार्ज पे, दैट मीन्स कैपिटल Q पे, जो स्मॉल q, जो टेस्ट चार्ज का जो फोर्स है ऑन सोर्स चार्ज वो बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल है। दैट मीन्स मैं बोल रहा हूं कि F इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इसको F को वेरी स्मॉल मानने से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है का जो कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, तो एक चीज तो इतनी बात पक्की है कि जो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पे जो फोर्स लगाएगा, दिस फोर्स दैट शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स। तो अगर अगर मैंने बोला कि एफ स्मॉल है, दैट मीन्स कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पे भी स्मॉल फोर्स लगाएगा और स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू पे भी स्मॉल फोर्स ही लगाएगा। ये तो फोर्स दोनों के लिए बहुत स्मॉल हो गया। तो मतलब एक तरह से ये फोर्सेस बहुत स्मॉल, ताकि ये अपने पोजीशन से हिले नहीं। तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे एक्सपेरिमेंटली। अगर मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो मेरे जो 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 सोर्स चार्ज है वो मूव नहीं करना चाहिए, वो मेरे पास मेन कंसर्न है। अब इस फोर्स को हम लोगों को स्मॉल रखना है। इस फोर्स को स्मॉल रखने के लिए एक ही चीज हम लोग कर सकते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है, इसकी जो वैल्यू हो वो हम लोग ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 0 पुट कर दें, लिमिट क्यू टेंड्स टू 0 कर दें। ठीक है, तभी इसका जो इफेक्ट है वो कम होगा, उसका जो फोर्स है ऑन सोर्स चार्ज में वो कम होगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं, जो हमारा जो सोर्स चार्ज है उसके कंपैरिजन में जो क्यू है दैट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, प्रैक्टिकली या फिर एक्सपेरिमेंटली हम लोग को इस तरह से सोचना पड़ेगा। तो हम लोग अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग इस टर्म्स में डिफाइन करें, दैट इज लिमिट स्मॉल क्यू टेंडिंग टू 0, दैट मीन्स टेस्ट चार्ज टेंडिंग टू 0, एफ अपॉन क्यू, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे टेस्ट चार्ज के रेस्पेक्ट में। तो ये प्रैक्टिकली ये चीज टेस्ट चार्ज की जो बात आती है, प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम आए कि जो भी सोर्स चार्ज है वो अपनी जगह पे स्थिर नहीं रह पाया, उसकी वजह से एक टेस्ट चार्ज नामक जो चार्ज है वो डिफाइन करना पड़ा इस तरह से, जो कि सोर्स चार्ज को अपनी पोजीशन से मतलब नेग्लिजिबली, बहुत नेग्लिजिबली हिले, भी तो बहुत नेग्लिजिबली हिले, वो अपनी पोजीशन से ना हिले, उसके लिए क्यू को बहुत स्मॉल कर दिया। अब मैं बात करूं ये जो फोर्स है, अब ऐसा बिल्कुल दिमाग में मत सोचना कि फोर्स को बहुत कम ले लिया, ये फोर्स बहुत कम है और ये स्मॉल जो क्यू है दैट इज बहुत कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा इसके हिसाब से। ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू, स्मॉल क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल क्यू। क्यू से फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो तो इस क्यू की प्रॉपर्टी हो गई, कैपिटल क्यू की प्रॉपर्टी हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल क्यू, इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज तो हम लोग बस टेस्ट करने के लिए लेके आ रहे हैं, उसकी वो टेस्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं है सोर्स चार्ज का। सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू। यहां से भी देखो, ये जो एफ है, दिस एफ इज अ फंक्शन ऑफ क्यू एंड दिस इज डिवाइडेड बाय क्यू, तो ये तो ऑलरेडी ये कैंसिल होने वाला है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर नीचे से। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल क्यू। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल क्यू। तो हम लोग लिमिट देखते थे कि इस तरह से लिमिट में जो चीज हम लोग सॉल्व करते थे, ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा और दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू। तो ये जो कॉन्सेप्ट है टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट है। अब जो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, जो ये 4 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट निकाले हैं फ्रॉम एनसीईआरटी, और ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये चारों पॉइंट डायरेक्टली एनसीईआरटी से निकाला हुआ है, ये डायरेक्टली उसमें दिया हुआ है, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एनसीईआरटी से ही कॉन्सेप्ट्स पिकअप करते हैं लोग, जो भी कॉम्पिटिशन जेई के एग्जाम हुआ या फिर नीट के एग्जाम में डायरेक्टली उसमें से पिकअप करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू। तो जैसा कि हमने देखा था क्यू है और क्यू है, तो इस सोर्स चार्ज की वजह से, सपोज दिस वाज माय सोर्स चार्ज एंड दिस वाज माय टेस्ट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस क्यू, कैपिटल क्यू, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। और हमने देखा था कि एट अ डिस्टेंस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वाज गिवन बाय के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, के कैपिटल, इसमें क्यू टेस्ट चार्ज आया ही नहीं रूल पे, तो हमने कैसे डिफाइन किया था, फोर्स ऑन क्यू डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज क्यू। तो इस तरह से हमने डिफाइन किया। तो इसमें से जो ये जो टर्म है के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाता है और दिस बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर जो हमने डिफाइन किया इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। तो दिस वाज माय फर्स्ट पॉइंट। अब अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़े, E ड्यू टू Q, दैट मीन्स E ड्यू टू सोर्स चार्ज इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द स्पेस कोऑर्डिनेट R। तो हमने देखा कि E किस तरह से
ई वॉज डिपेंडेंट, जो भी एक ई ड्यू टू क्यू बोल रहा हूं मैं, दैट वॉज इक्वल टू के क्यू एट अ डिस्टेंस आर, दैट वॉज गिवन बाई के क्यू बाई आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, तो दिस इज डिपेंडेंट ऑन आर, दिस आर इज स्पेस कोऑर्डिनेट एंड आर कैन बी द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अगर मैं सिलेंड्रिकल अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बात करूं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में बात करूं, तो दिस आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, सिर्फ एक प्लेन में नहीं, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में इस तरह से वेरी कर रहा है। और जैसे जैसे ये आर बढ़ता जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो कम होती जाएगी, और इस तरह से वो स्पेस कोऑर्डिनेट आर पे डिपेंडेंट होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू चार्ज क्यू। इसके बाद है फॉर अ पॉजिटिव चार्ज ई इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। ये चीज हम लोग पहले देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, एक पॉजिटिव चार्ज है, सपोज दिस इज माय पॉजिटिव क्यू, इसकी वजह से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहें, तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे, मैं अगर एक डिस्टेंस आर ले लूं, ठीक है, इस डिस्टेंस आर पे इसकी वजह से जो फोर्स आएगा, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे तो फोर्स इस डायरेक्शन में ही आएगा। अगर इस पॉइंट पे देखें, जिसका डिस्टेंस इज ऑल्सो आर, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, सपोज स्मॉल क्यू मैंने रखता हूं यहाँ पे कि स्मॉल क्यू, तो इसमें लगेगा के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स। इस पॉइंट पे एक पॉइंट नाम देते हैं, तो पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, यहां भी वही हो जाएगा फोर्स। अगर मैं एक स्मॉल टेस्ट चार्ज रखूं तो इस पे भी फोर्स जो होगा वो सेम रहेगा। तो मैं बोलूं कि किसी भी डायरेक्शन में, अगर आर डायरेक्शन में मैं देखूं, तो इसका जो फोर्स होगा वो रेडियली आउटवर्ड्स इस तरह से पॉइंट करेगा, किसी भी डायरेक्शन में अगर आर दूरी पे मैं देखता हूं। ठीक है, तो अगर इस डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा है, दैट मीन्स इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही फोर्स के डायरेक्शन में होगी। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2D में हम लोग बात कर रहे हैं, ये 3 डायमेंशन में बात कर रहा हूं मैं। ये तो एक प्लेन में हमने बात किया कि एक प्लेन है जिसपे से कि अगर हम लोगों ने एक पॉइंट देखा जो कि एट अ डिस्टेंस ऑफ आर है, सपोज एक सर्कल मैं इस तरह से बना देता हूं जो कि आर रेडियस का है, तो इस सर्कल में देखेंगे कि हर एक जगह पे जो फोर्स है, अगर एक टेस्ट चार्ज रखूंगा तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, टेस्ट चार्ज रखेंगे तो हम लोग आराम से देख सकते हैं, एक आर रेडियस का सर्कल इस तरह से मैंने बना दिया, तो टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो रेडियली आउटवर्ड्स लगेगा, और सबका मैग्नीट्यूड, इस सारे जो फोर्स है एट अ डिस्टेंस आर, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर मैं सेंटर पे क्यू वाला चार्ज रखता हूं तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और डायरेक्शन कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड्स हर जगह पे, ये अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो, क्योंकि जो फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज पे वो रेडियली आउटवर्ड्स लगेगा, और फोर्स का डायरेक्शन ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, क्योंकि फोर्स वेक्टर बाई टेस्ट चार्ज दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बोलते हैं। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, और उसका मैग्नीट्यूड इस तरह से देख सकते हैं। अब इस चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि ये तो मैंने सर्कल बना के एक प्लेन में मैंने बातचीत कर लिया। अब इसको अगर पूरे 3D में अगर विजुअलाइज करो, एक्स वाई जेड तीनों में विजुअलाइज करो, तो ये जो सर्कल है ये एक स्फीयर बन जाएगा। एक स्फीयर ऑफ रेडियस आर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ड्यू टू दिस पॉजिटिव क्यू, वो सेम होगी एक स्फीयर में, पूरे स्फीयर में आर रेडियस का एक स्फीयर, पूरा एक स्फीयर बनेगा, सब में रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये वाला पॉइंट भी जो क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हैज अ स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री होती है, सिर्फ एक 2D डायरेक्शन में विजुअलाइज मत करो इसको, एक 3D में विजुअलाइज करो, तो एक स्फीयर ऑफ रेडियस आर हमारे पास बनती है। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, दैट मीन्स अगर जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, रेडियली आउटवर्ड्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड्स। अब इसी जगह पे एक मैं जो टेस्ट चार्ज है वो नेगेटिव टेस्ट चार्ज लेता हूं, सपोज मैं माइनस क्यू बात करता हूं। माइनस क्यू बात जैसे ही मैं माइनस क्यू बोलता हूं, और फिर मैं देखता हूं कि इसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो इतना तो पता है जो होगा, जो फोर्स होगा टेस्ट चार्ज पे, सपोज दिस इज माय टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज पे फोर्स अब अंदर की तरफ लगेगा। इस आर रेडियस का एक सर्कल मैंने बनाया है, यहां से सेंटर इसको लेते हुए, दिस इज आर रेडियस का, तो हर जो भी आर रेडियस के सर्कल में जो टेस्ट चार्ज अगर मैं रखता हूं,
तो उस पर जो फोर्स होगा वो रेडियली इनवर्ट्स होगा। ठीक है, इस तरह से रेडियली इनवर्ट्स इसके ऊपर फोर्स लगेगा। जो टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर क्यू क्यू क्यू, सारे टेस्ट चार्ज पे रेडियली इनवर्ट्स फोर्स लग रहे हैं। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगा। कैप मैंने लगा दिया, दोनों को टोपी पहना दिया और मैंने बोल दिया दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। दैट मीन्स ये जो डायरेक्शन हम लोग दिखा रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज बीच में रखता हूं, नेगेटिव सोर्स चार्ज मैं बीच में रखता हूं, तो उसकी वजह से जो फील्ड होगी वो फील्ड अंदर की तरफ रेडियली इनवर्ट्स होगी। तो इस तरह से हमने ये चारों पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ लिया और स्फेरिकल सिमेट्री भी हमने देख लिया कि किस तरह से ये एक स्फेरिकल सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं अगर इस पॉइंट को समराइज करूं कि सपोज एक पॉइंट चार्ज है क्यू मेरे पास में, उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे, सपोज आर डिस्टेंस में बात कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिफाइन करते हैं दैट इज इक्वल टू के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब अगर ये जो चार्ज है ये दिस इज पॉजिटिव, देन दैट मीन्स जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो रेडियली इस डायरेक्शन में होगी, और अगर नेगेटिव होती है तो ये उल्टे डायरेक्शन में इस तरह से होगी। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए कि इफ क्यू इज पॉजिटिव एंड इफ क्यू इज नेगेटिव। अगर इसको हम लोग वेक्टोरियली बोले, वेक्टोरियली तो हमने ऑलरेडी देख रखा है, दिस इज वेक्टोरियली ई वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज के क्यू इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ आर होल क्यूब। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वेक्टर फॉर्म में या फिर ये इस फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड वाले फॉर्म में, तो दोनों जो केस है वो बिल्कुल ही फोर्स वेक्टर से मिलता जुलता है। बस एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है या फिर दूसरा जो चार्ज है वो यहाँ से गायब है। तो मतलब अगर मैं फोर्स की बात करता तो यहाँ एक दूसरा क्यू आता जिस पर हम लोग फोर्स निकालते, जिसको कि हमने यहाँ से रखा था। तो जिस तरह से हमने फोर्स का एनालिसिस किया था कूलम्ब्स लॉ के केस में, जो भी हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, बिल्कुल सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे भी सब कुछ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी हम लोग कर सकते हैं, सब कुछ सेम रहेगा, उसकी डायरेक्शन भी सेम है, जिस डायरेक्शन में फोर्स वेक्टर है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही है। बस एक ही चीज गायब हो गया है, एक चार्ज इसमें से गायब हो गया है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। इसको हम लोग इसका वेक्टर में जिस तरह से हमने एनालिसिस किया था, कूलम्ब्स लॉ में जिस तरह से हमने वेक्टर से एनालिसिस करके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, सारे के सारे सब कॉन्सेप्ट हम लोग फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी डिफाइन करके इसमें हम लोग वेक्टोरियली उसको ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं अगर बात करूं सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, सपोज एक मेरे पास सिस्टम है जिसमें मल्टीपल चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरह से मल्टीपल चार्जेस हैं, और मुझे निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे। सपोज इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बिकॉज ऑफ Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो जैसा कि हमने देखा था कि कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या किया था, सुपरपोजिशन यूज किया था। मतलब सुपरपोजिशन मतलब क्या कि F वेक्टर, जो F रिजल्टेंट वेक्टर था, दैट वाज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस फोर्स ड्यू टू चार्ज Q2 प्लस फोर्स ड्यू टू चार्ज Q3, सबका सम इस तरह से हमने कर दिया था उसमें। ठीक है, तो अगर मुझे इसी केस में अगर एक चार्ज मुझे Q यहां पर दिया जाता, तो इस Q चार्ज पे जो नेट फोर्स होता वो बिकॉज ऑफ सारे चार्जेस की वजह से जो सम होता वो नेट फोर्स हो जाता। तो इस तरह से हम लोग सुपरपोजिशन ऑन F देखा था हमने। तो बस मुझे क्या करना है, इसमें मुझे Q से डिवाइड करना है, जो टेस्ट चार्ज है उससे मैं अगर डिवाइड कर देता हूं तो E रिजल्टेंट जो मुझे मिलेगा वो सिंपली यहां पे मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q3, इस तरह से सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑल द चार्जेस। तो अगर मैं देखूं तो इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो Q1 की वजह से इस Q में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। Q2 की वजह से इस डायरेक्शन में कहीं पे, Q3 की वजह से इस डायरेक्शन में कहीं किसी इस डायरेक्शन में कहीं पे, और Q4 की वजह से अगर देखा जाए तो ये इस डायरेक्शन में। तो मुझे क्या करना है, इन सारे का मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ। सपोज दिस वाज बिकॉज ऑफ E3 में बोल देता हूँ, दिस वाज E1 एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ चार्ज 2 तो E2 बोल देता हूँ, एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ चार्ज 4 तो E4 बोल देता हूँ। तो E नेट अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट को, अगर मैं O पॉइंट डिफाइन करूँ, एट पॉइंट
ओ दैट इज इक्वल टू वेक्टोरियली, सबको मैं वेक्टर ले रहा हूँ, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर, सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर्स के, उसका मैं एडिशन यहां से निकाल सकता हूं। और अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो इस क्यू चार्ज पे फोर्स लगा दो, इस क्यू चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर सम ले लो, और वेक्टर सम लेने के बाद उस लास्ट में उस जो टेस्ट चार्ज है उससे डिवाइड कर दो, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि एफ नेट एट चार्ज क्यू, ठीक है, एफ नेट ऑन चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई क्यू अगर भी कर देता हूं तो भी मुझे ई नेट मिल जाएगा। सेम यहां से देखो, एफ रिजल्टेंट अपॉन चार्ज क्यू दैट इज गिविंग ई रिजल्टेंट, दैट इज सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दैट इज सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ओ पे मैं इस तरह से सुपरपोजिशन को यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूं। इसको हम लोग न्यूमेरिकल की मदद से भी देख सकते हैं कि किस तरह से सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चीजों को जस्ट समझने के लिए हम लोग एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेते हैं। तो सपोज मेरे पास एक स्क्वायर है जिसका कि साइड इज ए, ठीक है, तो ये भी ए हो गया, ये ए हो गया, सारे साइड इसके ए हो गए। अब मैं क्या क्या करता हूं कि इसको पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो सपोज दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज वर्टेक्स नंबर 3, वर्टेक्स को मैंने नंबरिंग कर दिया और हम लोग इस पे चार्ज रख लेते हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है सारे Q, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, और मुझे बताना है इसमें फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। जो भी मेरे पास 1 2 3 2 3 4 में जो चार्ज रखे हुए उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 मुझे बताना है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं। अगर हम लोग देखें तो चार्ज नंबर 2 की वजह से 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ये, तो पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड्स, तो इसको हमने नाम दे दिया E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। 4 की वजह से रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट इज E4 मैं बोल देता हूं। अच्छा, और एक मेरे पास में है 3 की वजह से देखा जाए तो रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट इज सपोज दिस इज माई E3। अब मैं इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ध्यान से देखो, दिस E4 इस चार्ज की वजह से दिस इज नथिंग बट KQ बाई, अभी तक हमें समझ में आ गया, जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा KQ बाई A स्क्वायर, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो A। उसी तरह से E2 की बात करें तो E2 विल बी KQ बाई A स्क्वायर, और E3 की बात करें तो ये डिस्टेंस अगर हम लोग कैलकुलेट करें, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज √2a, तो KQ बाई √2a का होल स्क्वायर दैट इज 1/2 KQ बाई A स्क्वायर। अच्छा, मान लो इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम लोग कंपोनेंट्स ब्रेक करके मैं इसको सॉल्व करना प्रेफर करता हूं। तो जो रिजल्टेंट रहेगा E2 और E4 का जो रिजल्टेंट रहेगा वो E3 के डायरेक्शन में आएगा। अब तो ये बेसिक वेक्टर का क्वेश्चन हो गया। तो E3 और E4 का जो रिजल्टेंट होगा E2 और E4 का, वो E3 के डायरेक्शन में आएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां से एंगल देखो, दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री, तो ये एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री, एंड क्योंकि E2 और E4 दोनों सेम, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज सेम, तो मैं बोल सकता हूं कि E2 और E4 का मैग्नीट्यूड इज सेम, दैट मीन्स उसका ये वाला जो कंपोनेंट है, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कट के खत्म हो जाएगा। E4 का ये डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है E2 के ये डायरेक्शन के कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो रिजल्टेंट बचेगा वो E3 के डायरेक्शन में ही आएगा, 45 डिग्री के एंगल में ही आएगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे है। E2 और E4 90 डिग्री पे है, E2 और E4 90 डिग्री पे है, तो दोनों का रिजल्टेंट रहेगा वो E3 पर 45 डिग्री पे ही आएगा, बीच में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो मैं बोल सकता हूं कि एक तरीके से देखा जाए ई नेट, मैं बोल सकता हूं ई नेट दैट इज इक्वल टू E2 का cos 45 डिग्री ले लो प्लस E3 ले लो प्लस E4 का भी cos 45 डिग्री ले लो, सबको सम कर दो, क्योंकि E2 का जो sin 45 डिग्री वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट
E4 के sin 45 डिग्री वाले कंपोनेंट्स के साथ ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये नेट मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया एट पॉइंट नंबर 1। तो E2 इज व्हाट KQ बाई A स्क्वायर इंटू cos 45 इज व्हाट 1/√2 इंटू, अच्छा E2 cos 45 डिग्री, E4 cos 45 डिग्री, तो मैं डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, प्लस E3 दैट इज 1/2 KQ बाई A स्क्वायर। तो यहाँ से कुछ कटेगा क्या, ये √2 टाइम्स में चला जाएगा। तो KQ बाई A स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकाल देता हूँ तो ये बन जाएगा √2 प्लस 1/2। ठीक है, तो ई नेट जो होगा वो इस तरह से होगा KQ बाई A स्क्वायर √2 प्लस 1/2, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, E3 के डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होगी ये E3 के डायरेक्शन में होगी, इसकी डायरेक्शन जो नेट E का डायरेक्शन होगा। अब जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम NCERT। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक इस तरह का मेरे पास अरेंजमेंट है, दो चार्ज है मेरे पास Q1 एंड चार्ज Q2। तो Q1 जो चार्ज है, दिस इज माय Q1 चार्ज, तो Q1 चार्ज की जो वैल्यू दी हुई है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻8 कूलम। और Q2 की बात करूं दैट इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज है ये, दैट 10⁻⁸ कूलम। तो मुझे तीन पोजीशन दिए गए हैं, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। तो पॉइंट A B C पे मुझे बेसिकली निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट A पे अगर मैं बात करूं तो Q1 चार्ज की वजह से, क्योंकि Q1 एक पॉजिटिव चार्ज है, तो Q1 की वजह से इस पे A पे जो फील्ड आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन ये होगी। और Q2 की बात करूं मैं तो Q2 क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है दैट मीन्स रेडियली इनवर्ड, मतलब उसी के डायरेक्शन में पॉइंट करती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी होगी। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्योंकि Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों का सेम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। तो सिंपल सा हम लोगों को करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए मैं बोल सकता हूं कि दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर मैग्नीट्यूड को अगर हम लोग बात करें तो दोनों को सेम डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड हम लोग ऐड अप कर सकते हैं, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो पॉइंटिंग टुवर्ड्स Q2 हो जाएगी। तो E ड्यू टू Q1 या तो दोनों, अगर मैं बोलूं E ड्यू टू Q1 और E ड्यू टू Q2 दोनों सेम है, क्योंकि दोनों का बीच का सेपरेशन सेम है। देखो 0.05 और दोनों चार्ज भी सेम है, तो KQ बाई R स्क्वायर में बोलूं तो दोनों के केस के लिए सेम ही हो जाएगा। तो मैं यहां से डायरेक्टली दोनों बोल सकता हूं कि 2 टाइम्स ऑफ E ड्यू टू Q1 दैट इज 2 इंटू K इंटू Q1 में बोल देता हूं डिवाइडेड बाई R स्क्वायर दैट इज 0.05 स्क्वायर। K की वैल्यू अगर हम लोग बात करें कि इसको हम लोगों ने वैक्यूम में कंसिडर किया है, ठीक है, मीडियम इज माई वैक्यूम, तो मैं बोल सकता हूं K की जो वैल्यू होगी वो 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगी, इंटू Q1 इज 10⁻⁻8 कौन, इसको मैं बोल सकता हूँ 5 इंटू 10⁻2 है, दैट मीन्स इसको मैं बोल सकता हूँ कि 25 हो जाएगा, और 10⁻⁻4। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं दिस बिकम्स 2 9 जा 18 इंटू 10⁻1 डिवाइडेड बाई 25, और ये 10⁻4 ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आती है दैट वैल्यू इज 7.2 इंटू 10⁻4। ठीक है, 25 को अगर हम लोग देखें तो 5 जो 25, 5 2 जो 10, तो 36/5 इस तरह से आ जाता है। तो 7.2 आ जाती है इसकी वैल्यू, 7.2 इंटू 10⁻4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यार इसकी जो यूनिट होगी वो न्यूटन, क्योंकि हम लोग फोर्स अपॉन चार्ज कहते हैं ना, न्यूटन पर कूलम हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज इस तरह से हमने डिफाइन किया, तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, एंड जो चार्ज हो गया वो हो गया कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, इस तरह से हम लोग इसका जो यूनिट है उसको न्यूटन पर कूलम के टर्म्स में इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी पे अगर हम लोग देखें तो चार्ज Q1 की वजह से इस पे जो फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, रेडियली आउटवर्ड, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है Q1। और Q2 की वजह से जो है वो नेगेटिव आएगी, दैट मीन्स उसी के डायरेक्शन में, Q2 के डायरेक्शन में होगी, रेडियली इनवर्ड्स, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो कम होगी।
Q2 की वजह से वैल्यू कम किस लिए होगी, क्योंकि Q2 के लिए जो R है, जो R है फॉर Q2 वो बहुत बड़ा है, तो 1/r² का टर्म आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो Q1, क्योंकि अगर हम लोग Q2 के लिए R को बोले R2 एंड Q1 के लिए जो R है दैट इज R1, तो हम लोग देख सकते हैं कि R1 इज लेस देन R2, दैट मीन्स बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी पॉइंट बी होगी उसमें जो जो Q1 का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू Q2, क्योंकि R1 इज लेस देन R2। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग बोलते हैं दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो जिसका R ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन कम होगा, तो R1 इज कम। R1 अगर कम है तो Q1 की वजह से जो फील्ड आएगी पॉइंट बी पे वो ज्यादा होगी। तो नेट फील्ड, अगर मैं बोलूं कि नेट फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो नेट फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बी पे वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जो चार्ज Q1 है उसका फील्ड डोमिनेट करेगा कंपेयर टू चार्ज Q2। ठीक है, क्योंकि चार्ज Q1 की वजह से कुछ फील्ड आएगा, Q2 की वजह से थोड़ा छोटा फील्ड आएगा, और इन दोनों का जो अगर हम लोग रिजल्टेंट लेंगे वो इसी डायरेक्शन में तो आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसमें कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, इसको हम लोग KQ/R², एक के लिए हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एट बी मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, मैं कर ही देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी दैट इज इक्वल टू, हम लोग इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं यहाँ पे, इसको मैं इस तरह से डिफाइन करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2। और यहाँ पे क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो है ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसकी वजह से आ जाएगा K इंटू Q1/R²। तो पहले के लिए R1 स्क्वायर कितना हो गया, दैट इज 0.05 का स्क्वायर, माइनस Q2 के लिए जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू K इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R², दैट इज इसमें 0.15 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो हो गया 0.1 और इसके बाद 0.05 एक्स्ट्रा यहां से डिस्टेंस आ गया, दैट इज 0.15 स्क्वायर। ठीक है, और ये जो चार्ज, ये जो Q रखना है मुझे Q2, ये मुझे मैग्नीट्यूड रखना है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी मैंने कंसिडर कर लिया है ये नेगेटिव साइन लगा के, क्योंकि मैंने मान लिया है कि Q2 को नेगेटिव माना, तभी तो रेडियली इनवर्ट्स मैंने बोला। तो ये Q2 का ऑलरेडी मैंने साइन यहाँ पे माइनस में ले लिया है बाहर में, इसलिए एक्स्ट्रा अंदर में इसको Q2 को साइन में रखने की जरूरत नहीं, इसका बस मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर से मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, दिस इज नॉट वेक्टर। तो इस तरह से हम लोग बी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं अगर इसके थर्ड पार्ट की बात करूं तो थर्ड पार्ट में मुझे सी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सी पे अगर हम लोग देखें Q1 चार्ज की वजह से और Q2 चार्ज की वजह से, तो Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड्स आएगी, और Q2 क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से रेडियली इनवर्ड्स डायरेक्शन में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब बेसिकली मुझे Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई E1 और Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई E2, इनका रिजल्टेंट लेना है। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो E1 एंड E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो मुझे सेम दिखेगा। क्यों? क्योंकि E1 एंड E2 की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ये सिंपल K इंटू Q/R² होगा। तो Q दोनों पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है Q1 पे और Q2 वो सेम है, K तो दोनों के लिए सेम है। R² की बात करूं तो दोनों के लिए जो R है दैट इज 0.1 मीटर। तो E1 और E2 के जो मैग्नीट्यूड है दैट इज सेम, तो मैं बोल सकता हूं दिस इज 9 इंटू 10⁻⁹, ये हो गया K मेरे पास में। Q that is equal to 10⁻⁻8 divided by R² that is 0.1 into 0.1 that is 0.01। तो यहां से मैं अगर इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये बन जाएगा 9 इंटू 10⁻3, नीचे वाला एक 2 ऊपर गया, 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से बोल सकता हूं E1 एंड E2 का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज सेम। तो सपोज इसको मैं E बोल देता हूं, और इन दोनों का मुझे रिजल्टेंट बेसिकली निकालना है। अच्छा, ये अगर मैं बोलता हूं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये 60 डिग्री है, तो दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है दिस इज 30 डिग्री और ये वाला एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री।
तो मैं अगर देखना चाहूं, अगर ये 30 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज 120 डिग्री, क्योंकि 30 टोटल यहां से ये जो एंगल होना चाहिए, दिस एंगल कंप्लीट एंगल, दिस कंप्लीट एंगल शुड बी 120 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो ये तो हो गया 60 डिग्री, तो ये इसके बीच का जो एंगल होगा दैट इज 120 डिग्री। और जैसे ही मैंने बोला 120 डिग्री, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, और वो यहाँ से भी 60 डिग्री होगा और यहाँ से भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इज सेम। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो ई रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। और जैसे ही मैंने ये बोला, तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि अगर मैं इस तरह से एक लाइन खींचूं इसके परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर, तो ई का जो E1 का ये वाला कंपोनेंट और E2 का ये वाला जो कंपोनेंट है, वो इस डायरेक्शन में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और उनका जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो सिर्फ रिजल्टेंट के डायरेक्शन में कंट्रीब्यूशन आएगा दोनों का। और वो कंट्रीब्यूशन कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ई रिजल्टेंट दैट इज E2 का कॉस 60 डिग्री प्लस E1 का कॉस 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से कंपोनेंट हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, और E2 और E1 सेम है, तो मैं बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट 2E cos 60 डिग्री, और cos 60 2E cos 60 डिग्री इज व्हाट, cos 60 डिग्री इज 1/2, तो ये सिंपल हो जाएगा 2 इंटू ई इंटू 1/2, दैट इज सिंपली E। तो E रिजल्टेंट में बोल सकता हूं, E की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है, दिस इज E एंड दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के छोटे मोटे जो क्वेश्चंस रहते हैं पॉइंट चार्जेस के लिए, वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज मेरे पास इस तरह का कंडीशन कुछ रहा, सपोज एक चार्ज मेरे पास है, पॉजिटिव चार्ज है Q, और सपोज एक मेरे पास है -4Q एक चार्ज है। अब मुझे एक पॉइंट, इस लाइन में एक पॉइंट बताना है, इस ब्लू वाले लाइन पे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो मैं अगर ध्यान से देखूं, तो अगर मैं कोई एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करता हूं जो कि सपोज इसको मैं पॉइंट नंबर 1 बोलता हूं, दिस इज माय पॉइंट नंबर 2, तो 1 और 2 के बीच में कोई अगर मैं पॉइंट सेलेक्ट करता हूं, तो जो Q चार्ज की वजह से इस पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड्स, और -4 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ पे E ड्यू टू 1 मैं बोलता हूँ, एंड E ड्यू टू 2 जो होगी, E ड्यू टू 2 होगी, वो भी इसी डायरेक्शन, रेडियली इनवर्ड्स डायरेक्शन होगी, E ड्यू टू 2। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस पॉइंट P पे, जो कि 1 और 2 के बीच में है, वो कहीं भी कोई ऐसा पॉइंट लाई नहीं करेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब अगर मैं बात करूं कि सपोज हम लोग एक पॉइंट यहां पे ले ले, इस पॉइंट पे कहीं इधर, अगर इधर के डायरेक्शन में कोई पॉइंट मैं लेता हूं और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं, तो Q चार्ज की वजह से, जो फर्स्ट चार्ज की वजह से, जो 1 चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई उसकी डायरेक्शन तो इधर होगी, E ड्यू टू 1 मैं बोल देता हूं, और सेकेंड चार्ज की वजह से, -4Q वाले चार्ज की वजह से यहाँ जो फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो क्या इस पॉइंट पे, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, क्या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है? तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये फील्ड 0 कभी भी हो नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें, ये होने के लिए मुझे क्या होना पड़ेगा, E1 और E2 को बराबर होना पड़ेगा, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड। तो E1 को अगर मैं लिख देता हूं मैं K इंटू क्यू बाई R1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू K इंटू 4Q बाई R2 स्क्वायर। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। R2 मतलब 4Q का डिस्टेंस यहां से, दैट इज R2, एंड R1 मतलब Q का डिस्टेंस इस पॉइंट पे। तो अगर हम लोग बात करें R1 दूरी की, तो R1 दूरी तो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू R2, R1 इज ज्यादा कंपेयर टू R2, एंड Q इज बहुत कम कंपेयर टू 4Q। मतलब अगर मैं KQ बाई R स्क्वायर के टर्म में देखूं, तो ये टर्म किसी भी हालत में इस टर्म के बराबर नहीं आएगा। ये टर्म जो है KQ बाई R1 स्क्वायर इज ऑलवेज स्मॉलर देन 4KQ बाई R2 स्क्वायर, क्योंकि R2 स्क्वायर, R2 इज मतलब R2 ऑलरेडी कम है, एंड इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी, अगर मैं बात करूं ये वाला टर्म का, इस टर्म की अगर मैं बात करूं, तो इसका डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी कम, मतलब ये टर्म ऑलरेडी ज्यादा है, और ऊपर न्यूमरेटर भी इसका ज्यादा है। दैट मीन्स ये ओवरऑल ये बड़ी क्वांटिटी है कंपेयर टू KQ बाई R1 स्क्वायर।
क्योंकि R1 जो है वो बहुत छोटा है, R1 बहुत बड़ा है, इसकी वजह से जो ये वाला जो टर्म है R1 बड़े होने की वजह से एक तो ऐसे ही छोटा हो गया, और ऑलरेडी इसके पास Q जो चार्ज है वो छोटा है। तो इस पॉइंट पे, मैं पॉइंट P2 की बात कर रहा हूँ, P2 पे तो ये जीरो नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट लाई करेगा ये कहीं इधर ये इस तरफ के पॉइंट पे लाई करेगा, जहां की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो चार्ज 1 है, ठीक है, जो चार्ज Q है उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट 2 दैट इज 4Q चार्ज की वजह से, उसकी वजह से इनवर्ट डायरेक्शन में होगी, और यहां पे ये फील्ड जीरो हो सकता है। तो इस वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। सपोज ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस सपोज था कुछ L डिस्टेंस पे था, दोनों 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इनिशियली दैट इज L, और सपोज इस डिस्टेंस को मैं x बोल देता हूं। तो मैं x फाइंड आउट करना है मुझे, बेसिकली x फाइंड आउट करूंगा कि किस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि k इंटू क्यू बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 में बोल देता हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 बोल देता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 की बात करें दैट इज 4k बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। तो मैं इन दोनों को, इसके मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर देता हूं, तो E1 दैट इज इक्वल टू E2 जहां पे होगा, ये कंडीशन हम लोग देखेंगे। तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4k बाई एक्स प्लस एल होल स्क्वायर। यहाँ से के क्यू का ये टर्म कट गया, और मेरे पास अगर मैं देखूं तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस एल होल स्क्वायर, और अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँ तो दिस बिकम्स 2x दैट इज इक्वल टू x प्लस एल, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू l। तो x इक्वल्स टू l के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ग्राफ ऑफ E वर्सेस x, ठीक है। तो ये हम लोग डिफरेंट कंडीशन के लिए देखेंगे कि किस तरह से ग्राफ हम लोग E वर्सेस x का ग्राफ बना सकते हैं। तो हम लोग अभी इसमें क्या करने वाले हैं बेसिकली, तो सपोज एक हम लोग चार्ज रखते हैं प्लस Q चार्ज, अगर हमने इस तरह से सेंटर पे रखा, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने एज्यूम किया जिसपे कि हमने सेंटर पे प्लस Q चार्ज इस तरह से रखा, ओरिजिन पे प्लस Q चार्ज रखा। अब हम लोग इसका अगर हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ग्राफिकल फॉर्म में किस तरह से वेरिएशन को हम लोग देख सकते हैं, तो हम लोगों ने ये पता है कि E इज इक्वल टू K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो x में अगर मुझे वेरिएशन देखना है तो E इन x डायरेक्शन, तो मैं बोल सकता हूं ये जो r है ये r मेरा x स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन्स रेडियली आउटवर्ड्स। तो इस चीज को ध्यान से देखो कि सपोज एक चार्ज मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, दिस Q चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और इसको मैंने अपना एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया है और इस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स एक्सिस लिया है। मुझे सिर्फ 1 डायमेंशन में 1D में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इसका फील्ड को रिप्रेजेंट करना है। तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगी। तो अगर ये डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड ये डायरेक्शन इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव एक्स में इसकी जो फील्ड होगी वो पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव एक्स में अगर मैं एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पे एक्स लेस देन 0 के लिए बात करूं, तो इस डायरेक्शन में जो फील्ड होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन को पॉइंट करेगी, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में। दैट मीन्स एक्स लेस देन 0 के लिए जो प्लस Q चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो नेगेटिव डायरेक्शन पॉइंट करेगी। अब इसी चीज को इस चीज को अगर मुझे प्लॉट करना है ग्राफिकली के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो हमें पता है कि 1 बाई एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो बेसिकली इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो बस इतना देखो कि x जैसे जैसे इंफिनिटी को टेंड करता है, x टेंडिंग टू अगर इंफिनिटी होता है, तो x अगर टेंडिंग टू इंफिनिटी है दैट मीन्स ये वाला जो टर्म है वो 0 को टेंड करेगा, 0 होगा नहीं एग्जैक्टली, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर विल टेंड टू 0। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने वर्टिकल एक्सिस में रखा है और ये मेरे पास x डायरेक्शन है, ठीक है, ये x इक्वल्स टू 0 पॉइंट है, दिस इज x इक्वल्स टू 0, ये x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन है।
तो जैसे जैसे इन्फिनिटी को ये पॉइंट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो जीरो को टेंड करेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इक्वल टू जीरो, एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफाइन नहीं होती है। किसी भी चार्ज की वजह से उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड, उसको उस चार्ज को हमें थोड़ी सी दूरी पे हम लोग देख सकते हैं, जिसकी जहां पे उसकी जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो काफी हाई होगी। यहां से हम लोग देख सकते हैं एक्स इज वेरी, अगर एक्स इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, टेंडिंग टू जीरो, तो मैं बोल सकता हूँ के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज टेंडिंग टू इन्फानाइट, नॉट इन्फानाइट एग्जैक्टली। तो दिस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज टेंडिंग टू इन्फानाइट फॉर एक्स इक्वल्स टू जीरो। और हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज पॉजिटिव, वो भी हमने देखा, और नेगेटिव एक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा नेगेटिव एक्स के लिए, उसका मैग्नीट्यूड भी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर होगा, तो इसको प्लॉट भी हम लोग इसी तरीके से कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे ऊपर वाले फंक्शन को प्लॉट किया है। ठीक है, और प्लॉट कैसे किया है कि जैसे जैसे ये x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू विल बी टेंडिंग टू जीरो, तो ये जीरो को टेंड कर रही है, और जैसे जैसे x की वैल्यू जीरो को टेंड कर रही है वैसे वैसे ये इन्फिनिटी को, नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए बेसिकली, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें एक नेगेटिव चार्ज के लिए, तो नेगेटिव चार्ज के लिए हम लोग सेम कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखना चाहें, तो सपोज दिस इज माई एक्स इक्वल्स टू जीरो, और एक नेगेटिव चार्ज मैंने रखा, इस जगह पे मैंने एक नेगेटिव क्यू चार्ज रखा। तो नेगेटिव चार्ज क्यू चार्ज रखा, और हमने बोला कि दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एंड दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन। तो अगर मैं बात करूं कि किसी भी पॉइंट इधर इस डायरेक्शन, इस पॉइंट पे एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉइंटिंग इनवर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंटिंग इनवर्ड्स होगी। उसी तरह से इसके लिए मैं बात करूं एक्स लेस देन जीरो के लिए, वो भी पॉइंटिंग इनवर्ड्स इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हम लोग क्या देखते हैं, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ई की जो वैल्यू है दैट इज नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, ई की जो डायरेक्शन है वो देखो नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। पॉजिटिव डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, दिस इज माई पॉजिटिव डायरेक्शन। और ई एक्स अगर मैं लेस देन जीरो के लिए बात करूं तो ई पॉइंटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड इज सिंपली के क्यू बाई एक्स स्क्वायर है। तो मैं एक्स में अगर प्लॉट करना चाहूँ ई को, तो एक्स वर्सेस ई मैं बहुत ही इजीली प्लॉट कर सकता हूँ। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ई इज नेगेटिव, और जो इसका जो ग्राफ का नेचर होगा वो तो सेम होगा इसी तरह से। और एक्स लेस देन जीरो के लिए दैट मीन्स इस डायरेक्शन के लिए जो ई है दैट इज पॉजिटिव, तो ई को मैंने पॉजिटिव रखा और नेचर बिल्कुल ही सेम रखा कि एक्स इक्वल्स टू जीरो पे ये इन्फिनिटी को टेंड करे इस तरह से, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वही रहने वाला है, बस डायरेक्शन का डिफरेंस है। अब सपोज मेरे पास कुछ ऐसा कंडीशन है जिसमें मेरे पास दो चार्ज है, एक प्लस क्यू सपोज यहाँ पे रखा हुआ है, और दूसरा भी प्लस क्यू चार्ज इस तरह से रखा हुआ है, और मुझे बताना है कि एक्स में ई को मैं किस तरह से प्लॉट कर सकता हूँ, एक्स वर्सेस ई का जो प्लॉट आएगा वो किस तरह से होगा। अब इसको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा हमें। अगर मैं बात करूँ किसी भी पॉइंट, इस वाले पॉइंट में, मतलब सर इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सपोज दिस इज माई फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो थर्ड वाले पॉइंट में अगर देखें तो सपोज दिस इज चार्ज नंबर, इसको मैं पॉइंट नंबर चार्ज नंबर 1 बोल देता हूँ, दिस इज माई चार्ज नंबर 1 एंड दिस इज माई चार्ज नंबर 2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखें तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन देखना चाह रहा हूं, तो चार्ज नंबर 2 की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो रेडियली आउटवर्ड्स आएगी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ E1, इस तरह से E1 बोल सकता हूँ इस डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज 1 ये वाला है ना, चार्ज 1 की वजह से रेडियली आउटवर्ड्स इस डायरेक्शन में E1 पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरह से पॉइंट करेगा। चार्ज 2 की वजह से भी ये इधर ही पॉइंट करेगा E2, और उसका नेचर बिल्कुल सेम होगा। एक के लिए अगर मैं बोलूं ई नेट में बोलूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ई नेट की बात करूं दैट इज नथिंग बट E1 प्लस E2, और एक के लिए अगर मैं बोलूं सपोज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है दैट इज L, तो एक के लिए ये हो जाएगा K इंटू क्यू बाई E1 की बात कर रहा हूं दैट इज K इंटू क्यू बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
ये अगर डिस्टेंस को मैंने x रखा है, दिस इज l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, x पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं, और E2 की वजह से आ जाएगा KQ बाई एक्स स्क्वायर। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बिल्कुल 2 के नजदीक में, मतलब सॉरी इस चार्ज के बिल्कुल नजदीक में अगर मैं देखूं तो बिल्कुल नजदीक में, तो ये वाला टर्म है ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। फिर से वही कहानी, बिल्कुल नजदीक में ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और बाद में जो है वो एक्चुअल में तो है दोनों का सम ही, ठीक है। फर्स्ट वाले एरिया में इन दोनों चार्ज का सम है और दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में, और इसका जो ग्राफ का नेचर है वो 1/x² वाला नेचर है। और इस पॉइंट, इसी जगह पे जब इस जगह पे जहां पर हम लोग अगर इसको x इक्वल टू 0 बोल दे, दिस इज x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पॉइंट पे ये वाला जो टर्म है, E2 वाला जो टर्म है वो काफी डोमिनेट कर रहा है, बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि वो इन्फिनिटी टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला टर्म लेके जा रहा है। और ओवरऑल जो इसका जो नेचर है वो 1/x² का वेरिएशन ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो वेरिएशन होगा, मैं बोलूं इसका जो वेरिएशन होगा, दूसरे पेन ले लेता हूं मैं, इसका जो वेरिएशन होगा वो कुछ इसी तरह का वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाला टर्म भी और ये वाला टर्म भी दोनों इन्फिनिटी पे जाके, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये दोनों टर्म जाके 0 होने वाले हैं, टेंडिंग टू 0 होने वाले हैं। तो ये टेंडिंग टू 0 वाला तो बनाया ही मैंने, और यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो दोनों का इसकी वजह से, E2 की वजह से ये वाला जो यहाँ पे जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, ठीक है। जो कि x इक्वल टू 0, अगर मैंने इसको x इक्वल टू 0 बोल दिया, x इक्वल टू 0 पॉइंट बोला है, तो वहां पे इन्फिनिटी को टेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अच्छा, सेम वही कहानी अगर मैं इस तरफ थर्ड क्वाड्रेंट में देखूं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में इस पॉइंट पे अगर देखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 भी इसी डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 वो भी इसी डायरेक्शन में, रेडियली इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। और क्योंकि ये x नेगेटिव x के लिए हम लोग बात करें, तो क्योंकि दोनों उस उल्टे डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, जो कि हमने नेगेटिव एज्यूम कर रखा था, उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नेगेटिव होगी, और उसका नेचर भी इस तरह से देखने को मिलेगा, इस तरह का, क्योंकि इन्फिनिटी को जब टेंड करेगा तो वो 0 को टेंड करेगा, और इस पॉइंट पे इसका जो चार्ज 1 की वजह से डोमिनेंसी आएगी, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा इस पॉइंट पे। अब रीजन 2 की अगर हम लोग बात करें, रीजन 2 की बात करते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहीं पे बीच में, वो अगर एक पॉइंट अगर हम बात करें दोनों के बीच का पॉइंट L/2 पे अगर बात करें, तो L/2 पे तो फील्ड जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि एक की वजह से इस डायरेक्शन में और एक की वजह से उल्टे डायरेक्शन में, मतलब कुछ सब्ट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। दोनों की फील्ड की वजह से E1 मैं इस डायरेक्शन में बनाता हूं और E2 इस डायरेक्शन में बनाता हूं, तो एक जगह तो 0 होने वाला है, ये हमें पता है। और बिल्कुल इसके बगल में Q1 चार्ज के बगल में ये फील्ड जो है ये अभी भी इन्फिनिटी को टेंड करेगी, क्योंकि 2 का डोमिनेंसी यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये जो टर्म है 1/x² वाला टर्म है, और ये कहीं पे 0 होने वाला है। तो इस तरह का नेचर हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी वजह से डोमिनेंसी आएगी, इसकी वजह से नेगेटिव इन्फिनिट, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे 2 की वजह से, और नेगेटिव में बहुत ज़्यादा होगी, और वो डोमिनेट कर जाएगी 1 को। तो इसलिए इसका जो नेचर होगा वो कुछ इस तरह का नेचर होगा, इस तरह का नेचर हमको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ्स को इंटरप्रेट करके प्लॉट कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का चार्ज दिया हो सकता है, यहाँ मैंने QQ लिया, Q-Q हो सकता है, Q4Q हो सकता है, 5Q। तो इस तरह से ये जो नेचर रहेगा, अगर ये दोनों चार्ज अगर कुछ अलग रहते हैं, अलग नेचर के रहते हैं, तो कुछ अलग तरह का प्लॉट आएगा। तो बेसिकली इस तरह की चीज़ों को हम लोग इंटरप्रेट करके इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं। तो होप आपको आज की चीज़ें पसंद आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के बारे में बातचीत करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस की वजह से हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा 3 से 4 टोटल 4 लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्लीट करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 3 लेक्चर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पार्टिकल का मोशन किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में, इसके मैकेनिक्स के बारे में भी बातचीत करेगा। हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।